बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कल बिलाखिर इमरान खान ने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद का एक पैगाम लिख दिया, ट्वीट कर दिया। और लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि इसमें सिर्फ़ एक सत्र की मुबारकबाद है और मुबारकबाद के लफ्ज़ के अलावा कुछ शामिल नहीं है। आगे जाकर कायद-ए-आज़म का एक फरमान कोट किया गया है, लेकिन मुबारकबाद की सत्र में मुबारकबाद के अल्फाज के अलावा कुछ नहीं है। हालांकि मुबारकबादी पैगाम में दुआ भी शामिल होती है, ख्वाहिश भी शामिल होती है, नेक तमन्नाएँ, मुल्क के लिए हालात अच्छे हो, मुल्क के लिए बेहतर हो, आपसे तावन करेंगे, इस तरह की जो रस्मी बातें जो अखलाक का तकाजा होती है। हालांकि इन बातों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये एक रस्म है और एक अखलाकी प्रोटोकॉल है कि जब आप किसी को ऐसे मौके पर मुबारकबाद देते हैं, ख़ास तौर पर अपोजिशन लीडर, वज़ीर आज़म, कोई दूसरा बड़ा मनसबदार, जब आर्मी चीफ को या किसी भी दूसरे अहदेदार को हल्फ उठाने के बाद जो मुबारकबाद दी जाती है, उसमें चंद फ़िक्रे डालने पड़ते हैं कि हमारी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह आपको कामयाब करे, पाकिस्तान के लिए किसी खुशकिस्मती का बास बने, पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, इस तरह की बातें लिखी जाती है। तो जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि ये इमरान खान की झुंझलाहट थी, गुस्सा था और एक ताना था कि कायद-ए-आज़म के आर्डर पर अमल करो, हमारे नौकर बनकर रहो और हमारी मर्ज़ी के बगैर कुछ ना करो, सारा इख्तियार हमारा है, तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं, तुम्हारा कोई काम नहीं। ये था इसकी मुबारकबादी का जो बैन-उस-सुतूर मफ़हूम इमरान खान का। तो ये गुस्सा इसने किस बात पर निकाला है? मुबारकबाद तो उसने दी होगी, पार्टी के लीडरों ने इसको तवज्जो दिलाई होगी कि ये बड़ी बेइज्जती वाली बात है और इस पर सनद लग जाएगी कि जो लोग कहते हैं कि तुम आसिम मुनीर के दुश्मन हो, तो इसलिए मुबारकबाद दे डालो। तो कहे सुने में आकर उसने मुबारकबाद दी, वरना अगर इसने मुबारकबाद देना होती तो उसका पहला दिन, मुबारकबाद का दिन हमेशा पहला दिन होता है। सब दुनिया ने मुबारकबाद दे दी, बाहर से भी आ गई, पाकिस्तान के अंदर से भी आ गई, इसने अगले दिन दी है। तो ये झुंझलाहट और गुस्सा उसकी मौजूदा नए सियासी एडवेंचर में नाकामियों के जो आसार नज़र आ रहे हैं उसकी वजह से है। लेकिन ज़ाहिर है इसकी वजूहात और भी है कि आसिम मुनीर से इसकी डबल नाराज़गी है। एक नाराज़गी तो वो है जो आपको सब दुनिया को पता चल गया है कि इसने वो पिंकी चोरनी, उसकी डकैती चोरी की वारदातों पर इतला दी थी इमरान खान को, ये आपकी बदनामी का बास बनी। उसका इमरान खान ने गुस्सा किया, इनको वहाँ इनके ओहदे से ही हटवा दिया, तबादला करवा दिया। एक तो ये चक्कर था। ईरान में भी इसकी कुछ गड़बड़ हुई थी। ईरान में जाकर इसने पाकिस्तान पर दहशतगर्द मुल्क होने का इल्ज़ाम लगाया, बतौर वज़ीर आज़म अपने ही मुल्क को इसने दहशतगर्द करार दिया। तो उस तकरीब में जनरल आसिम नसीर भी बैठे थे, तो उन्होंने एक वज़ीर को उठाकर एक तरफ लेकर कहा कि आपने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी सवाल जवाब करेंगे तो आपने इसका जवाब ये देना है कि दोनों मुल्कों से दहशतगर्द एक दूसरे के इलाके में आते जाते रहे, इस तरह का जिक्र करके मामले को बैलेंस कर देना। उस बात का भी इमरान खान ने गुस्सा किया। और फिर तीसरा एलिमेंट कि इसने एड़ी चोटी का जोर लगाया और लगवाया कि आसिम आर्मी चीफ न बने। तो अब वो बन गए, यानी जिस आदमी को इसने अपने वो ISI के चीफ वाले मनसब से अलग किया था और बड़े रुसवाकुन अंदाज में कोशिश की थी, तो उसी आदमी को अब आर्मी चीफ तस्लीम करना इसका जहन नहीं मान रहा था। इसके जहन में बड़ी तकलीफ़ थी। रास्ता रोकने की कोशिशों का जिक्र मैं आगे भी चलकर करता हूँ। तो लेकिन ये सारी चीज़ें जो इमरान खान ने जनरल आसिम के हवाले से की और उसके बाद फिर इसका वाकई मुबारकबाद में एक दिन की ताख़ीर है, ये कुछ उसकी मंतक बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि इसकी क्या मंतक थी, क्या वजह थी। इसके दिल पर कैसे सांप लौट रहे होंगे, ये तो हम अंदाज़ा ही कर सकते हैं। हकीकत में तो वही जानते होंगे जो उसके हम प्याला, हम निवाला और हम ख्वाब किस्म के लोग जो हैं, उनको अंदाज़ा होगा कि इसके दिल पर कैसी छुरियाँ चल रही होंगी जनरल आसिम मुनीर को हल्फ उठाते देखकर या छड़ी थामते देखकर, जो भी मामला होता है वो। तो नाज़रीन, कल का दिन एक बड़ा अहम दिन था इस लिहाज से नहीं कि नए आर्मी चीफ ने मनसब संभाल लिया। वो तो ज़ाहिर है हर 3 साल के बाद या 6 साल के बाद ये ऐसा मौका आता ही है। 14 अगस्त बहुत अहम दिन है, लेकिन ये हर साल आता है। लेकिन इस मौके की अहमियत ये थी कि यहाँ एक ऐसी क़यादत पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा आई जिसने ख़ुद को सियासत से दूर करने का वादा किया, ऐलान किया। इससे पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। माजी में कहा जाता है कि असलम बेग ने सियासत में मुदाखलत नहीं की और बेनज़ीर साहब ने इनको तमगा जमहूरियत भी दिया, लेकिन हकीकत ये है कि असलम बेग साहब ने सियासत में मुदाखलत की। IJI उन्होंने बनवाया
اور پھر حکومت کے دوران حکومت کے خلاف جو دباؤ ڈالنے کی جتنی تدبیریں ہو سکتی تھی پس پردہ رہتے ہوئے وہ کی گئی، سب کچھ ہوا۔ پھر اس کے بعد یہی بات کی گئی جنرل کاکڑ کے بارے میں، حالانکہ انہوں نے ایک حکومت کو ختم کرانے میں بنیادی کردار ادا کیا، یعنی وہ مصالحت ان کا کام نہیں تھا اس وقت مصالحت کرانا، لیکن مصالحت اس طرح کرائی کہ ایک فریق کو حکومت سے نکلوا دیا اور پھر یوں کہا کہ جی ہم نے تو مصالحت کرائی ہے۔ مصالحت کرانا ان کا کردار نہیں تھا، انہوں نے بھی مداخلت کی۔ اور پھر اس کے بعد جنرل کیانی صاحب آئے، ان کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ انہوں نے فوج کے کردار میں سیاست میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، حالانکہ یہ بھی غلط تھا۔ انہوں نے جو اچھا کام کیا وہ یہ تھا کہ الیکشن میں کوئی دھاندلی نہیں ہونے دی، فوج کو دھاندلی کے عمل میں شریک کرنے کا جو ان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا مشرف کی باقیات کی طرف سے، وہ انہوں نے مسترد کیا، یہ ان کے کریڈٹ پر ہے۔ لیکن اس کے بعد زرداری حکومت کو غیر مستحکم کرنے میں انہوں نے پورا زور لگایا، انہوں نے بھی اور جنرل پاشا نے بھی۔ وہ کیا تھا، حسین حقانی والا ایک سکینڈل جعلی قسم کا، وہ زرداری کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے کیری لوگر بل کا ایشو سب کچھ یہ انہوں نے کیا، سیاست میں پورا حصہ لیا۔ اس کے بعد پھر یہ جنرل راحیل شریف آئے، انہوں نے تو انتہا کر دی۔ وہ مریض آدمی تھے ذہنی طور پر، وہ دولت کے پجاری تھے اور دولت کی پوجا ان کے ذہن میں تمام حدیں عبور کر چکی تھی۔ چنانچہ انہوں نے نواز شریف سے طرح طرح کے مطالبات شروع کر دیے، اور آخری مطالبہ آپ کو معلوم ہے، مجھے فیلڈ مارشل بناؤ، مجھے توسیع دو، مجھے یہ کرو، مجھے وہ کرو۔ جب انکار کیا تو راحیل شریف نے نہ صرف یہ کہ ڈان لیکس نکالا بلکہ ڈان لیکس کے بعد دھرنا بھی کرا دیا۔ تو یہ ان کے کارنامے تھے، خیر وہ بھی چلے گئے۔ تو یہ جو پچھلی جو حالیہ قیادت جنرل باجوہ کی اور فیض کی گئی ہے، جن سے جان چھٹی ہے اس ملک کی اور جن کے ورثے سے بھی انشاءاللہ جان چھٹ گئی ہے، تو انہوں نے دراصل راحیل شریف کی سازش کو آگے بڑھایا۔ اور پھر جب پاناما سکینڈل کے بعد جو کچھ کیا گیا وہ سارا ماضی قریب کا واقعہ ہے، آپ سب کے علم میں ہے، ہر آدمی کے علم میں ہے کہ پوری تفصیل ان کو یاد ہے، فوٹوگرافک میموری کی شکل پر یاد ہے کہ کس طرح کیا نہیں کیا گیا۔ جنرل باجوہ نے جنرل راحیل شریف کے ریکارڈ بھی توڑ دیے، ضمیر فروش ججوں کو بلایا گیا، ان سے حلف لیا گیا کہ ہم آپ کو یہ دیں گے اور آپ نے اس کے بدلے میں نواز شریف کو تاحیات نااہل کرنا۔ یہاں میں ایک دلچسپ بات بتا دوں، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ ظاہر ہے کہ سب ججوں کو کے منہ موتیوں سے بھرے گئے، ایسے تو نہیں انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ دے دیا جس کی نہ آئین میں گنجائش ہے، نہ قانون میں گنجائش ہے، نہ اخلاق میں گنجائش ہے، نہ روایات میں گنجائش ہے۔ اتنا بڑا فیصلہ دے دیا کہ ایک خیالی اور مفروضہ تنخواہ پر جو نواز شریف نے وصول نہیں کی تھی، وصول نہ کرنے کے جرم میں نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا۔ نہ صرف یہ کہ نااہل قرار دے دیا بلکہ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ عدالت لگا کر یہ فیصلہ دیا کہ یہ نااہلی تاحیات ہے۔ تو اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب سب اپنی اپنی قیمت لگوا رہے تھے تو یہ جو تھا کھوسا، پورا نام اس کا مجھے کم وقت کا یاد نہیں آتا، وہ جسٹس کھوسا جو تھا، اس نے اپنی قیمت یہ لگوائی کہ ٹھیک ہے جو نقد جانے جہاں جو نقد دلوا سکتے وہ تو دلواؤ، لیکن مجھے ساتھ ہی میں ایکسٹینشن چاہیے، کیونکہ جو شیڈول تھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس حضرات کا وہ سب کے سامنے پہلے سے تھا کہ اتنی مدت کے لیے آئیں گے، تو اس کی مدت بہت کم تھی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے توسیع دی جائے، ایک سال کی کم سے کم ایک سال کی توسیع دی جائے، ورنہ یہ چند مہینوں کے لیے میں چیف جسٹس لگوں گا، یہ تو مجھے پسند نہیں ہے۔ اس کے ساتھ پھر وعدہ کیا گیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو جو باقی زر و جواہر آپ کو دیا اس کے علاوہ آپ کو ایک سال کی توسیع بھی ملے گی۔ لیکن جب عمران خان کی حکومت بن گئی، آپریشن عمران خان ہو گیا، پایا تکمیل کو پہنچ گیا، تو پھر کھوسا نے کہا جی اب مجھے توسیع دلواؤ، تو جناب اس کو صاف انکار کر دیے گا، یعنی محاورے کے مطابق، سندھی محاورے کے مطابق منہ پر اس کے موچڑا لگا دیا گیا، موچڑا جڑ دیا گیا کہ جاؤ میاں کون سی توسیع۔ تو اسی بات کا پھر اس کو غصہ آیا اور اس نے وہ جب ایکسٹینشن کا جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا مسئلہ پیش آیا تو اس نے عدالت لگا لی کہ میں تو ایکسٹینشن نہیں ہونے دوں گا، اور پھر وہ خیر جس طرح نمٹا مسئلہ وہ نمٹا۔ تو جنرل باجوہ نے پھر یہ سارے کام کیے جو آپ نے دیکھے، کہ نہ صرف یہ کہ مسلم لیگ کے لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر کے انہیں الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی، بلکہ
नाअहलियों के, गिरफ्तारियों के और सारे मामलात के पर भी इक्तफा नहीं किया गया, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर ये फैसला किया गया कि फ़ौज खुद अपनी निगरानी में धांधली कराएगी और खुद धांधली करेगी। ये फ़ौज का फैसला नहीं था, ये बाजवा और उसके साथियों का फैसला था। चुनांचे शेख रशीद ने ये खबर एडवांस लीक कर दी कि फ़ौज पोलिंग स्टेशनों के अंदर भी होगी और बाहर भी होगी, नवाज शरीफ कैसे जीतेगा। वही हुआ, ये सारी काम की और बाकी पूरी लंबी चौड़ी इसके दौर की कहानी है। लेकिन बाजवा के एक अच्छा काम भी था कि जब वो इमरान खान ने नवाज शरीफ को जहर देकर उनकी जान लेने की कोशिश की, कत्ल करने की कोशिश की, तो इसको नाकाम बना दिया बाजवा ने। और फिर नवाज शरीफ के बाहर जाने में इसमें कोई शुबा नहीं कि बाजवा का किरदार था। हम जो भी कहें कि वो बीमार थे, बीमार तो वो थे, लेकिन इमरान खान बाहर उनको जाने की इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं था। तो ये बाजवा के हाथ में एक अच्छा काम हो गया। ज़ाहिर है अगर ये ना होता तो इस मुल्क का क्या होता, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अच्छा, आसिम नसीर की खुशकिस्मती कहिए या ये कहिए कि वो जो हमारा एक पुराना रवायती एतक़ाद है कि जो किस्मत का लिखा होता है वो होकर रहता है, वरना हालात ऐसे नहीं थे कि जनरल आसिम आर्मी चीफ बन सकते। इमरान खान ने जो कोशिश की आपके इल्म में, और इमरान खान ने बाद में भी कोशिशें जारी रखी, और इमरान खान का सबसे बड़ा हथियार ये था कि मैं लश्कर लेकर आऊँगा, पिंडी में GHQ के बाहर धरना देकर बैठ जाऊँगा। ये बात उसने कन्वे कर दी थी फ़ौज को भी और हुकूमत को भी, और आसिम नसीर की तकरीर नहीं होने दूँगा, और अगर तकरीर हो गई तो मैं धरना देकर बैठ जाऊँगा कि ताकि मामला फिर अदालत में जाए। और इस सिलसिले में फैज़ हमीद की साजिश में शिरकत थी। उसने भावलपुर से सुप्रीम कोर्ट में एक रिट भी दायर कर दी थी। मकसद ये था कि इधर धरना होगा और उस धरने की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को बुला लेगी, बिल्कुल जैसे 2017 के धरने में खुसे ने इमरान खान को फ़ोन किया था कि आओ मियां हमारे पास आओ, हम तुम्हारा मसला हल करते हैं। तो उसी तरह की कैफियत पैदा होगी। जनरल आसिम नसीर की तकरीर अगर हो गई तो मैं धरना देकर बैठूँगा, और धरने से हालात ख़राब हो गए तो सुप्रीम कोर्ट उस रिट को की बुनियाद पर मुझे बुला लेगी और ये तकरीर रोक देगी। इतना बड़ा जुआ खेला इमरान खान ने, और उतने बड़े जुए में उसको उतने ही ज़्यादा जूते पड़े और उतना ही वो बेइज्जत होकर पिंडी से निकला। और इस साजिश में जनरल फैज़ भी शरीक था और इस साजिश में जनरल बाजवा भी शरीक था। जनरल बाजवा भी आखिर दम तक कोशिश करता रहा। अपने मुंह से उसको कहने की जरूरत नहीं हुई, लेकिन उसने कई लोग तैयार किए जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से मिलकर उनसे कहते रहे कि आपके फ़ायदे में है कि आप जाएं बाजवा साहब के पास। वो तो तैयार नहीं है एक्सटेंशन लेने के लिए, लेकिन आप उनको जाकर कहें कि हुजूर आपकी हमें बड़ी ज़रूरत है, आपने चार्ज छोड़ दिया, रिटायर हो गए तो बड़ी तबाही मच जाएगी, हम तो बेवारस हो जाएंगे, इसलिए आप खुदा का खौफ करें, मेहरबानी करें, एक्सटेंशन कबूल करें। तो ये बाजवा की भी साजिश थी। बाजवा ने दूसरी साजिश ये की कि जो समरी भेजी उसमें जनरल आसिम मुनीर का नाम ही नहीं था। वो तो फिर नवाज शरीफ ने लंदन से डंडा दिया मौजूदा हुकूमत को। मौजूदा हुकूमत तो घुटने टेक गई थी। इस्लामाबाद में जो गवर्नमेंट बैठी है वो झुक गई थी, डर गई थी कि मार्शल लॉ लग जाएगा या क्या हो जाएगा या हम यतीम हो जाएंगे। नवाज शरीफ ने उधर से डंडा दिया तो फिर शहबाज शरीफ में भी जान आई और फिर जरदारी साहब ने भी कोई ताकत का टीका लगाया शहबाज शरीफ को, और इस तरह ये साजिश नाकाम हुई। तो कहने का मतलब ये था कि इतनी ज़्यादा रुकावटों के बावजूद जिनको इन रुकावटों को देखते हुए टीवी पर बैठे हुए कई मुबस्सरीन ने ये कहा था कि आसिम नसीर के बनने का इम्कान नहीं है, सार शमशाद साहब बन जाएंगे, फ़लाँ साहब बन जाएंगे, आमिर साहब बन जाएंगे, फ़लाँ सब जो 6 नाम हैं इनमें से जो बाकी 5 हैं उनमें से कोई भी बन जाएगा, ये नहीं बन सकते, मुमकिन ही नहीं है। बल्कि ये थ्योरी टीवी पर नशर हुई कि आरफ उलवी जो है वो समरी रोक लेगा, और जब समरी रोक लेगा तो 27 तारीख आ जाएगी, यानी आसिम मुनीर साहब रिटायर हो जाएंगे, फिर तो मामला ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन देखिए किसी सारी रुकावटें कैसे आसानी से, यानी किसी ने आसिम नसीर साहब ने मेहनत नहीं की, उन्होंने कोई फ़ाइट नहीं किया, ना ही शहबाज शरीफ ने कोई फ़ाइट किया, स्मूथली काम होते गए। सदर साहब की ज़रूरत नहीं पड़ी, उलवी साहब की, दंदान साहब की, उनको पता था कि मैंने ऐसे किया तो मेरे दांत कोई आकर तोड़ देगा। तो सदर ने इमरान खान के हुक्म के बरअक्स, और यकीन जानिए कि जब उलवी ने ये कहा कि मैं समरी नहीं रोक सकता तो इमरान खान की हालत बुरी हो गई थी। जो PTI वाले वहाँ इनके जो करीबी 2-3 साथी उस मुलाकात के दौरान जो बैठे थे, 1-to-1 मुलाकात में नहीं थे लेकिन उस वक्त ईवान सदर में मौजूद थे, तो उनका यही बताना है कि हमारे कायद जो थे वो बड़े अफसरदा थे। अफसरदा क्या थे, वो चेहरे पर वो नौज़त बरस रही होगी, वो इस जो भी मुहावरे होते हैं वो आप याद कर लीजिए, इस इमरान खान की क्या कैफियत होगी। तो अब
ये सारे इकदामात बिल्कुल किसी रुकावट के बगैर होते गए। वो बाजवा ने तड़ी, जैसे ही उनको तड़ी दी गई तो बाजवा ने समरी में नाम शामिल कर दिया। उल्वी ने समरी वापस करने के बजाय दस्तखत कर दिए। वो जो रेट पिटीशन थी वो पड़ी की पड़ी रह गई। इमरान का धरना नाकाम हो गया। इस्लामाबाद जाने की भी हिम्मत नहीं हो सकी। पिंडी में वो धूनी रमाकर बैठ जाने का इरादा भी मुलतवी कर दिया गया। सारे काम आसानी से हो गए और जनरल आसिम मुनीर को किसी से एक लफ्ज़ भी नहीं कहना पड़ा। और मेरा ख्याल है वो शायद इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं थे। उनका ख्याल था कि मैं बन जाऊं तो बन जाऊं, नहीं बनूं तो नहीं बनूं, उनकी तरफ से कोई मसला नहीं लगता। और इसकी तस्दीक इस अमर से भी होती है कि जब माजी में इमरान खान ने उन्हें बड़े तौहीन आमेज़ तरीके से ISI की सरबराही से हटवाया तो लोगों ने इनका रद्द-ए-अमल पूछा। तो ज़ाहिर है इस मौके पर रद्द-ए-अमल क्या होता है? यही होता है कि भाई बुरा किया इस आदमी ने, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था, इसने गलत किया, मेरी हक तलफी की, मेरी तौहीन की, फ़लाँ किया। लेकिन जो रवायत है जो सबकी तरफ से आई है सामने वो ये था कि मुझे है कि जनरल आसिम मुनीर ने कहा ये सारी बातें सुनकर कि अल्लाह पर छोड़ दो। और ये वही फ़िक्रा था जो नवाज शरीफ ने भी कहा था कि मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। और जब अल्लाह पर छोड़ दिया, खैर ज़रूरी नहीं कि हर आदमी अगर अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दे तो उसके साथ यही मामला हो। अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है उसने किसकी मदद करनी है और किसको ज़रा अभी मज़ीद आजमाइश में रखना है। तो यहाँ फिर यही हुआ कि उन्होंने अल्लाह पर छोड़ा। और फिर देखें कि जनरल आसिम मुनीर की तरफ से कोई मूव नहीं हुआ, कोई लॉबिंग नहीं हुई, कोई इक़दाम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, किसी को टेलीफोन तक नहीं किया गया और सारे काम उनके हक़ में इतनी आसानी से होते गया कि अभी तक इमरान खान मुंह फाड़े बैठा है, उसको समझ में नहीं आ रही कि ये सारा कुछ हो कैसे गया। और इस दौरान जनरल फैज़ की शरारतें मुसलसल जारी रहीं। तो बात को खैर लंबी करने किसी अगले व्लॉग में इसकी कुछ मज़ीद जो पहलू हैं उन पर बात कर लेंगे। फ़िलहाल मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से इनकी मदद हुई है इस तरह की तमाम रुकावटों से, वो इस तरह निकल आए हैं जैसे मक्खन से बाहर निकलता है, तो हो सकता है इसके पीछे अल्लाह ताला की कोई मसलहत हो, पाकिस्तान के फ़ायदे में कोई चीज़ होने वाली हो। और वैसे भी उनकी ज़ाती रेपुटेशन है कि वो न सिर्फ ये है कि वो ख़ुद हाफ़िज़ कुरान है बल्कि उनके भाई भतीजे और पता नहीं कौन कौन से वो भी हाफ़िज़ कुरान है। और हाफ़िज़ कुरान तो खैर कई लोग और भी होते हैं, लेकिन किरदार हर एक का हाफ़िज़ कुरान वाला नहीं होता। तो ये इनका किरदार भी हाफ़िज़ कुरान वाला है। करप्शन के ख़िलाफ़ है। और इत्तेफाक देखिए कि यही रिपोर्ट जनरल नदीम अंजम साहब के बारे में भी है कि वो भी करप्शन के ख़िलाफ़ है। ये बड़ी बात है क्योंकि हमारे इदारे के मनसबदारों में करप्शन की कहानियाँ हमेशा से चलती आ रही हैं। और जैसे ही कोई आर्मी चीफ़ आता है उसके पुराने के स्कैंडल भी निकल आते हैं। जनरल कियानी के भी निकले थे कि ये बहुत गरीब आदमी था, लेकिन अब ये जब आर्मी चीफ़ अभी बना नहीं था जनरल कियानी, तो उस वक्त ये चीज़ें साफ़ती हल्कों में आ गई थी कि ये इसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत गरीब है, लेकिन अब इसके बेटे पता नहीं प्लाजे हैं, उनके वल्लाह आलम क्या कुछ नहीं है हर एक का। लेकिन इन दो हज़रात का कोई इस तरह का स्कैंडल सीना गज़ट में भी किसी ने अभी तक नहीं सुनाया। तो ये एक बड़ी अनोखी सी बात है और पाकिस्तान की तारीख़ में एक दिलचस्प या बेयकीनी, तो मुझे तो बेयकीनी है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसे हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की आजमाइशों का दौर अब शायद गुज़रने को है। और इस मौके पर मैं आखिर में इमरान खान के उस ट्वीट का फिर जिक्र करता हूँ कि जिसमें उसने कायद-ए-आज़म का फरमान याद दिलाया। और कायद-ए-आज़म का फरमान कौन याद दिला रहा है? अगर कोई जज हो गैर जानबदार तो इसको बुलाकर 176 मारे मुर्गा बनाकर इमरान खान को कि तुम कायद-ए-आज़म के इस फरमान का जिक्र कर रहे हो कि फ़ौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, जो कि जिसका पहला अब्बा जनरल हमीद गुल, दूसरा अब्बा जनरल पाशा, तीसरा अब्बा ज़हीरुल इस्लाम, चौथा अब्बा जो बदबख्ती का शिकार है फैज़, और पाँचवा अब्बा बाजवा। पाँच फ़ौजी अब्बों का बेटा, अकलौता बेटा होने के बाद तुम कायद-ए-आज़म की बात करते हो। कुछ शर्म करो। शर्म तो खैर वो नहीं कर सकता, उसे जूते मारने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कोई गैर जानबदार जज तो उसे क्या जूते मारेगा, हालात उससे जूते मार रहे हैं और जूतों से संगसार कर रहे हैं। संगसार का मतलब होता है पत्थर मारना। तो ये इसको हम कह सकते हैं कि यानी पापोश से इसकी तवाज़े हो रही है।
पापोश से इसकी तवाज़ी हो रही है, और जूते बारी इस पर वक्त कर रहा है, वक्त हालात कर रहे हैं, इसकी किस्मत कर रही है, हर तरफ से ये जूतों की बारिश में डूबा हुआ है। और अभी तो जूते पड़ने की इब्तिदा हुई है, अभी अगले महीनों में ऐसे जो जूते पड़ने हैं, इसके फरिश्तों ने भी नहीं सोचा होगा कि इसके साथ क्या होने वाला है। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।